नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन। आप देख रहे हैं लाइव बिहार। लाइव बिहार पर हर रोज एक वरिष्ठ पत्रकार के साथ आज के सबसे खास मुद्दे पर बातचीत तो होती ही है। तो आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार कुलभूषण जी और बातचीत का मुद्दा है कि आज बिहार के 4 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव चल रहा है। तो रुझान क्या कह रहे हैं, अब तक की वोटिंग जो हुई है उसको लेकर लोगों का रुझान उसको मापने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो कुलभूषण जी का बहुत स्वागत है लाइव बिहार के इस कार्यक्रम में। सबसे पहले आपसे मेरा सवाल यही है कि बिहार के 4 सीटों पर उपचुनाव चल रहा है, रुझान आपको क्या लग रहा है इस बार? माने ये 3 सीटें तो INDIA गठबंधन की हैं, उनको अपनी साख बचानी है और NDA को उसमें अपना जगह उनको बनानी है। आपको क्या लगता है? देखिए, दोनों तरफ से ज़बरदस्त तैयारी है। NDA का जोर है जो हम डिमोरलाइज करें इंडी गठबंधन को, ताकि जो आने वाला चुनाव है उसका हमें लाभ मिल सके। लेकिन यह बात तो सही है, जैसे आप लीजिएगा माले का एक सीट है तो बहुत मजबूत है, क्योंकि वामपंथी दल उसमें मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। और ये कहना मुश्किल है इसमें जो पूरी तरह से NDA खारिज हो जाएगा या इंडी गठबंधन खारिज हो जाएगा। हम बिल्कुल टफ लड़ाई है। और देखिए, लड़ाई का तौर तरीका बदल चुका है। अब जैसे बिहार में कहा जाता है जो जात के आधार पर ही वोट डाले जाते हैं, नो डाउट अभी भी मेजोरिटी लोग जात के आधार पर वोट डाले जाते हैं कि वोट की खरीद बिक्री भी होती है, बड़े पैमाने पर पैसे खर्च किए जाते हैं और तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है। आपको थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। कई लोकसभा चुनाव क्षेत्र में देखा गया जब वोट जिनका अधिक था वो भी चुनाव हारे। तो ये जो तकनीकी और जो बीच का खेल होता है, पैसे का खेल, उसका बड़ा योगदान होता है। इस चुनाव में भी लग रहा है जो ये भारी पड़ रहा है, लेकिन कोई कमज़ोर दिख नहीं रहा है। हम समझते हैं जो यदि बेलागंज जाएंगे तो पूरा NDA के नेता जोर लगाए हुए हैं जो बेलागंज में RJD को शिकस्त हम दें, लेकिन वो भी मजबूती के साथ डटे हुए हैं। और जैसे तरारी की बात है, माले के कैंडिडेट मजबूती के साथ उनका सीट भी है, आधार भी रहा है, नक्सल मूवमेंट के दौरान उनकी मजबूत गढ़ भी रहा है वो। इसलिए हम समझते हैं जो इतना आसान NDA के लिए नहीं है और इंडी गठबंधन के लिए भी इतना आसान नहीं है जो बैठे बैठे चुनाव जीत जाएगा। तरारी की बात हो रही थी, तरारी में माने ये सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और कहा जा रहा है कि अगड़ी जाति के एक तरफा माने एक गोलबंदी हुई है और सवर्ण जाति के मतदाता और उसके साथ उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के और भी तमाम जो NDA के गठबंधन के हैं वो सब लोग मिलकर उनको मजबूती देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर की पार्टी से किरण देवी वहाँ पर चुनाव लड़ रही हैं और माना जा रहा है कि किरण देवी अगर वोट काटेंगी तो वो NDA का काटेंगी। तो ऐसे में राजू यादव की स्थिति मजबूत हो जाती है। लेकिन अगर किरण देवी ने, जैसा प्रशांत किशोर मुस्लिम मतदाताओं पर भी डोरे डाल रहे हैं, किरण देवी ने मुस्लिम मतदाताओं का वोट अगर काट लिया तो उनकी मुश्किल बढ़ जाएगी राजू यादव की। देखिए, तरारी की बात हम कह रहे हैं, तरारी एक बहुत ही जनसंघर्ष का बेल्ट रहा है। तो वहाँ जो अगड़ी जाति, आम तौर पर अगड़ी जाति जो कह सकते हैं, सभी नहीं, लेकिन वहाँ जो नरसंहार का दौर चला, मारकाट का दौर चला और सोशल जस्टिस के लिए जो नक्सली आंदोलन हुआ, तो उसमें माले का आधार ऊंची जाति में भी है। यदि सुनील पांडे के बेटे यदि चुनाव लड़ रहे हैं, नहीं, नो डाउट इसमें एंटी माले वोट उनको मिलेगा। लेकिन जहाँ तक प्रशांत किशोर जी की बात है, यदि 2 वोट भी काटते हैं तो वो NDA का वोट काटेंगे, ये कहने से नहीं होता है। और माले का वोट है और लाइफ एंड डेथ वाला वोट है, वो हर हाल में जीतना चाहेगा और वोट गिराना चाहता है ताकि उसे आने वाला समय और लड़ना न पड़े, क्योंकि बहुत मारकाट का सामना किया हुआ इलाका। और रणवीर सेना और माले की लड़ाई हम लोग सुनते रहे हैं, हम लोग खबर में भी लिखते रहते थे, पढ़ते रहते थे। तो इसलिए ये यदि कोई तीसरा चौथा कैंडिडेट वहाँ जाता है तो वो माले को मदद ही करेगा, वो कहीं से माले को लॉस नहीं होने वाला है। ये तो वहाँ पर एक चर्चा है कि लोग अब माले से छुटकारा, माने सवर्ण जाति के लोग वो चाहते हैं कि माले से अब छुटकारा मिल जाए, क्योंकि वो तो आरा के सांसद बन गए, वहाँ के विधायक सुदामा प्रसाद। तो एक इसलिए गोलबंदी हुई है कि माले से मुक्ति मिले। आपको लग रहा है कि मुक्ति मिलेगी? देखिए, ये जो माले से मुक्ति की बात कह रहे हैं इनकी माले से मुक्ति की लड़ाई आज से नहीं है, बहुत पहले से है। वो माले से मुक्ति की लड़ाई कहिए एक तरह से कमज़ोर हुआ है वहाँ, नहीं तो माले से तो उन्हें हथियार उठाना पड़ा था।
रणवीर सेना के माध्यम से, क्योंकि इधर से भी हथियार गोलियां चलती थी, इधर से भी चलती थी। तो ये माले से मुक्ति का उनका रहेगा, कभी माले के पक्ष में जाएंगे नहीं। वो जो आक्रोश का स्तर घटता बढ़ता है, लेकिन वहाँ जो माले से रिलेटेड लोग थे, रणवीर सेना से रिलेटेड लोग, ऊंची जाति के लोग थे, वे लोग कभी माले को वोट नहीं करेंगे। अब वही वोट यदि बढ़ता है तो और कमज़ोर होगा एनडीए, और यदि नहीं बढ़ता है तो माले तो मजबूत है, और लगातार उसका रिजल्ट देख भी रहे हैं, लोकसभा में भी हम लोग देख रहे हैं। और माले के जो कार्यकर्ता हैं और माले के जो लीडर हैं बहुत ज़मीनी हैं, तो उस ज़मीनी कार्यकर्ता को लाभ मिलता है। नो डाउट पैसे का खेल होता है, हो सकता है सुनील पांडे जी का खेल चले वहाँ, लेकिन माले मजबूत दिख रहा है। कुलभूषण जी इशारा जो कर रहे हैं कि पैसे का खेल ये हो रहा है। बेलागंज में आरजेडी के एक प्रत्याशी के पक्ष में एक पंचायत अध्यक्ष पैसे बांटते हुए पकड़े गए हैं कल ही, और ये कहा जा रहा है कि जन स्वराज की तरफ से भी बोरा खोल दिया गया है, पैसे खर्च वो भी कर रहे हैं। तो चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, फोकस करेंगे अभी फिलहाल बेलागंज पर, लेकिन अपने दर्शकों को ये बताते हुए कि 1 बजे तक वोटों का रुझान आ गया है। कहाँ पर कितना मतदान हुआ है? सबसे कम वोटिंग तरारी में हुई है, जहाँ 30.6% कहा जा रहा है कि वहाँ पर अब तक मतदान हुआ है। उसी तरह से रामगढ़ में 34.43%, और उसी तरह से आपको ये इमामगंज में 38.17, सबसे ज़्यादा वोटिंग इस समय इमामगंज में। वहाँ पर मतदाताओं का जो रुझान है वो लोग लंबी कतारों में लगे हुए हैं। और आपको एक और खबर दें कि बेलागंज में 35.51% मतदान हुआ है। हालांकि 11 बजे तक रुझान था वो बेलागंज में ज़्यादा मतदान हुआ था, लेकिन अब इमामगंज आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। बेलागंज में एक महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ पर लालू प्रसाद यादव को चुनाव प्रचार करने के लिए जाना पड़ा, तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि लालू प्रसाद यादव की पूरी टीम इस बात से घबराई हुई है कि प्रशांत किशोर ने MY समीकरण में सेंध लगा दी है। खबर जो आ रही है वो यही है कि वहां पर मोहम्मद अमजद के पक्ष में जबरदस्त वोटिंग हो रही है। इसका माने कि प्रशांत किशोर अपनी जो योजना थी उसमें कुछ सफल दिख रहे हैं, लेकिन यादवों में टूट हो जाएगी ऐसा दिख नहीं रहा है। लालू प्रसाद यादव के जाने के बाद यादव मतदाता सुरेंद्र यादव के बेटे के पक्ष में मतदान कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। कुलभूषण जी आप बताइए, आपको क्या जो खबरें मिल रही हैं आपको क्या लग रहा है? देखिए, मैं फिर उसी बात को दोहराता हूँ, इंटैक्ट है, एनडीए के वोटर भी इंटैक्ट हैं और आरजेडी का बेस भी इंटैक्ट है। रह गई बात, इसमें नया खेल जो है ये प्रशांत किशोर जी का है, जिन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट दिया है, और इनका शुरू से ये लक्ष्य ही था जो मुस्लिम को हम आगे बढ़ाएं, और ये यदि लॉस होता है तो आरजेडी का लॉस होगा। तो यदि मुस्लिम मतदाता टूट जाता है, जिसे बहुत हमें नहीं विश्वास है मुस्लिम मतदाता को तोड़ पाएंगे, क्योंकि किसी खास गांव में, पंचायत में या 1-2 जगह ऐसा हो सकता है, लेकिन पूरे नहीं हो सकता है, क्योंकि मुसलमानों के यादवों का जो तालमेल है बहुत मजबूत तालमेल है। लेकिन एक चीज़ आप याद रखिएगा, यदि यह टूट गया, यदि अमजद की वजह से आरजेडी चुनाव हार जाता है, तो ये बिहार की राजनीति में एक बड़ा फर्क आएगा और बड़ी मुश्किल होगी। आरजेडी की भी सोचना पड़ेगा और मुसलमान को भी सोचना पड़ेगा कि हमें किधर जाना है, क्योंकि ये लड़ाई फिर घूम फिर के एनडीए वर्सेस इंडी हो जाता है जी। लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो कह रहा है कि मोहम्मद अमजद के पक्ष में लोग कतारों में लगे हुए हैं। अब कितनी सच्चाई है वो तो जब खुलेगा ईवीएम तब पता चलेगा। लेकिन हम बात करेंगे, आपको इमामगंज में इतनी ज़बरदस्त वोटिंग, तो क्या किनके पक्ष में जा रही होगी ये मतदान का? नहीं, बिल्कुल वहाँ ये बताता है एनडीए के पक्ष में जाता हुआ दिखता है। इसलिए जो एनडीए का जो वोट बेस है, उनका जो आधार है ऊंची जाति है, प्लस कैंडिडेट का जो अपना एक जाति है, तो ये आक्रामकता है। ये 2 वोट जब मिल जाता है, अपर कास्ट वोट को यह माना जाता है कि वो थोड़ा उम्मीद बढ़ाता है, क्योंकि बड़ी उसकी मजबूत मौजूदगी होती है, तो उनके साथ ये जो वोट हैं इनके ये वोट जुड़ जाते हैं, तो इसलिए वो पक्ष में है। लेकिन फिर वही बात है, जो कोई कमज़ोर मांगना बड़ी मुश्किल है आज के समय में, वो बैठे नहीं होंगे, वो भी इसी रणनीति बना रहे होंगे जो कैसे करना है। कहा जा रहा है कि ये रोशन मांझी वहाँ से प्रत्याशी हैं, और रोशन मांझी के पक्ष में कुछ चौधरी और माने मांझी ने भी, और चौधरी मतदाता जो शायद वो पासी कहे जाते हैं वहाँ पर, वो उन लोगों ने कुछ वोट किया है, लेकिन फिर भी इनको माने दीपा मांझी के पक्ष में लोगों का रुझान दिख रहा है। नहीं, बिल्कुल ये ऐसा ही लग रहा है। हाँ बिल्कुल, और हम जैसा एनडीए के लोग एक्टिव हैं वहाँ, और जिस तरह से
जीतन राम मांझी का इफेक्ट वहाँ पड़ा है, और मांझी वोट में जीतन राम मांझी वहाँ बहुत मजबूत हैं, तो ये असर रहेगा, इसका लाभ उन्हें मिल सकता है। ठीक है, विरोधी उनके हैं, वो इंडी गठबंधन के हैं, वो अपनी मौजूदगी दिखा रहे हैं, लड़ रहे हैं, और देखा जाएगा कि क्या आता है रिजल्ट। चलिए, गया में बेलागंज और इमामगंज इन दोनों जगहों पर जो टफ लड़ाई चल रही है, बेलागंज पर एक बार फिर बातचीत करेंगे, लेकिन एक छोटा कमेंट ये कुलभूषण जी से लेते हुए कि रामगढ़ की सीट लग रहा है कि आरजेडी लूज करेगी, क्योंकि सुधाकर सिंह ने पहले ही कह दिया कि विधायक जो होता है वो सांसद के नीचे होता है, और जो भी विधायक बनेगा उसको मैं अपने घुटनों पर ला कर रहूँगा। इसका माने क्या, वो पहले हार मान चुके हैं? इसका दरअसल है जो नेताओं के बयान का असर होता है, वो वोट का परसेंटेज 1-2% वोट बिगाड़ सकता है, लेकिन जो वोट बेस आरजेडी का है, जो उनका यादव मुस्लिम और इनके पक्ष का जो वोट है वो गड़बड़ाने वाला नहीं है। लेकिन इस वर्ग में भी जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो सेंसिटिव हैं, जिनको ईगो है, उनको लगता है जो हमें अपमानित कर रहा है, तो ये क्षति हो सकता है। और ऐसे में रामगढ़ का रिजल्ट जो है तो दावे के साथ नहीं कह सकते हैं जो आरजेडी वापस ले लेगी, दावे के साथ हम नहीं कह सकते हैं, नहीं कह सकते। लेकिन अंबिका बाबू के भतीजे सतीश वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, और उनकी अपनी ज़मीन रही है। पिछले चुनाव में तो 178 वोट से ही हारे थे, और वो लगातार चुनाव लड़ते रहे हैं, और बहुजन समाज पार्टी एक अच्छे पोजीशन में वहाँ रहती है। तो कहा जा रहा है कि लड़ाई बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच है। देखिए, आरजेडी का भी इलाका है, हुआ है, ये ट्रायंगुलर है यदि कहें तो बेहतर होगा। हाँ, यह कहना कि जो बसपा के एक अपना आधार है, लेकिन इतना बड़ा आधार नहीं है जो वह आरजेडी को पीछे कर दे। इसीलिए आरजेडी के पीछे कर देने का मतलब है जो बसपा का कौन वोट देता है, हम लोग जानते हैं कौन वोटर है, वह वोट की इतना कैपेसिटी नहीं है, वह वोट हराने जिताने में भूमिका अदा कर सकती है। हाँ, तो यही इसी से आरजेडी को समझना चाहिए जो उन्हें क्षति हो सकता है। वो वोट यदि जाता है तो उन्हीं का माइनस होगा, उन्हीं का। और ये प्रशांत किशोर का प्रत्याशी जो कुशवाहा मतदाताओं को तोड़ने की कोशिश है, तो वो एनडीए को कमजोर करेंगे या आरजेडी को? इस राज्य में कुछ जाति बहुत ही चालाक जाति है, जो वह सिचुएशन देखकर वोट करती है। उसमें कुशवाहा जाति भी एक है। यदि उसे लगेगा जो उसका प्रत्याशी जीतने वाला है, दूसरा कुशवाहा नहीं है, तो वह वोट कुशवाहा को कर देगा। लेकिन याद रखिए, जो कुशवाहा वोटर आम तौर पर 60% वोटर आज भी एनडीए के साथ है, नीतीश कुमार के साथ है। तो इसलिए ये एनडीए के पक्ष में बातें जा सकती हैं, क्योंकि ये वोटर यदि आरजेडी का कैंडिडेट होता है तो बिल्कुल 100% कुशवाहा वोट उनको मिलता है। लेकिन ये चूँकि एक कैंडिडेट इधर हैं, एनडीए के साथ हैं, तो ये वोट उनको मिल सकता है। तो आपको लगता है कि प्रशांत किशोर वोट कटवा का काम कर रहे हैं कि कुछ नया करेंगे? देखिए, हमें लगता है जी ये फिलहाल मेरे हिसाब से वोट कटवा की राजनीति इनकी है, और इसीलिए देखिएगा कहीं मुस्लिम कैंडिडेट देते हैं, कहीं वो उसका राजपूत के दे रहे हैं। तो ये उसी दलदल में प्रवेश कर गए हैं जिस दलदल में एनडीए और आरजेडी के लोग हैं। आप कमेंट करेंगे कि उनको इस चुनाव में नहीं जल्दीबाजी कर दी है, यहाँ अभी चुनाव नहीं लड़ना चाहिए? मेरा ये कहना है प्रशांत किशोर से, यदि वो समझदार राजनीतिज्ञ हैं, यदि आधारभूत चेंज चाहते हैं राजनीति में, तो वो जातीय राजनीति में क्यों, वो विकल्प के रूप में आना चाहिए। आज भी कम्युनिस्ट पार्टियां हैं जो चुनाव लड़ती है, हार जाती है, इसका मतलब विचार तो खत्म नहीं हो गया उनका, वो मजबूती से लड़ते हैं। अब वही हम करें यादव मुस्लिम लाला जी और पंडित जी करें तो क्या करेंगे आप? उससे तो बड़ी ब्राह्मणों की और ऊंची जातियों का सबसे बड़ी पार्टी तो बीजेपी है, तो आपके साथ कौन आएगा भाई? तो आप यदि यादव में जाएंगे तो सबसे बड़ी पार्टी तो आरजेडी में उस जाति का है। तो मेरा कहना है जी ये जल्दीबाजी ही इनकी नहीं है, बल्कि हमें जो लगता है व्यक्तिगत जो कंसेप्ट का डिफरेंस है। यहाँ कंसेप्ट इनका होना चाहिए था, बिहार में बेसिक बदलाव कैसे आवे। नो डाउट बिहार परेशानी में है, जितनी भी प्रशंसा एनडीए के लोग कर लें, आज आम लोग परेशान है ब्लॉक में भूमि सर्वे के नाम पर। आम लोग ब्लॉक में चक्कर लगाता है, काम नहीं होता है। आम लोग सचिवालय से लेके दूर दूर तक ऑफिस के बाबू, हर जगह घूसखोरी और अफसरशाही भयानक रूप धारण कर लिया है। अफसरशाही, आप यहाँ के एमएलए को, अब खुद राजनीतिक दलों के नेताओं का कहना है जो हमारे एमएलए तक की पूछ नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में ये इसको कौन चेंज करेगा? ये उम्मीद की जा रही थी कि प्रशांत किशोर इसको मुद्दा बनाएंगे, लेकिन इस मुद्दा बनाने के बजाय फिर उसी रास्ते से प्रवेश कर गए हैं जिससे उम्मीद नहीं है।
अपने दर्शकों को ये बताते चले कि कुलभूषण जी ने बहुत बहुत पहले माने वर्षों वर्षों तक जमीन से जुड़कर पत्रकारिता की है, तो उनको जानकारी ज़्यादा है ज़मीनी स्तर की। इसीलिए उनका जो कमेंट ज़रूरी था कि हम अभी जो पूछ रहे थे उसके बाद हम बेलागंज पर इसलिए आएंगे कि जो खबरें मिल रही हैं कि वहाँ पर सुरेंद्र यादव की दबंगई के कारण राजद को मुश्किल उठानी पड़ी है, और राजद की तरफ से खास तौर पर सुप्रीमो माने लालू प्रसाद यादव की तरफ से उनको हिदायत दी गई है कि अपनी ज़ुबान बंद रखें। अभी 2 दिन पहले ही किसी एक कार्यकर्ता को जिसने कहा कि उनका अपराध अक्षम्य है, उनको हम क्षमा नहीं कर सकते, और भरी सभा में उसको मारा पीटा गया, बुरी तरह से उसकी पिटाई की गई, उसका एक असर हुआ। आपको लगता है कि बेलागंज में राजद के वोटर जो हैं खास तौर पर यादव मतदाता लालू प्रसाद यादव के साथ ही हैं, वो नहीं टूटे हैं? देखिए, मैं आपको रवि जी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जो जातियों में जातिगत वोट का ट्रेंड बदल रहा है। पहला मैंने बताया आपको, जो पैसे का खेल चल रहा है उसमें जातियाँ टूट रही है। दूसरा है कि इसमें भी मान सम्मान अपमान कुंठा की बातें आ रही है। यदि आप उसे प्रताड़ित करेंगे तो आप जहन्नुम में जाए, आपको वोट नहीं करेगा वो। यदि ये माफ़ी नहीं मांगे होंगे, यदि ये उसको कंपनसेट नहीं किए होंगे, तो यादव भी वोट नहीं करेगा। ये क्षति है मनोरमा देवी, वो भी यादव ही हैं और वो वोट कर देगा। क्योंकि अभी यादव में जो नई पीढ़ी के बच्चे आ रहे हैं, कॉलेज स्कूल जा रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, आप 20 साल पहले की बात नहीं समझा सकते हैं उसको। आपको इनके भावना को भी समझना पड़ेगा। ये बच्चे हैं, उनको आप गाली देंगे, तुमताम करेंगे, डांटेंगे, फटकारेंगे, उसके गार्जियन को डिमोरलाइज करेंगे, तो वो भीतर ही भीतर हो सकता है जब पर आक्रामकता दिखाए नहीं, लेकिन वोट तो ऐसा एक जगह है जहाँ दिखा सकता है। वो मुस्कुराते हुए वोट आपके विरोध में डाल के चला जाएगा। में सवर्ण मतदाताओं का मिजाज समझना बड़ा मुश्किल है कि लगता है कि भूमिहार मांगे मोर, भूमिहार हर जगह अपनी एक पहचान बनाना चाहते हैं, और यहाँ पर भूमिहार कुछ टूट कर लालू प्रसाद यादव के साथ चले गए। पूरा ये जो जहानाबाद से लेके गया तक की बात कर रहे हैं, भूमिहारों में रोष है, उन्हें नज़रअंदाज किया गया है। पहले उन्हें कई सीटें मिलती थी, वो नहीं मिल रहा है। जहानाबाद की ऐसी सीटें जो भूमिहारों की परंपरागत सीट है, वो सीट दे दी गई दूसरों को, वो सीट बचा भी नहीं पाए। भूमिहारों ने गुस्सा में वो दूसरे को वोट कर दिया, किसके वोट किया हम लोग जान रहे हैं। तो ये एक है। दूसरा चीज़ जो बेलागंज में जो सुरेंद्र यादव के साथ है, जो एक लॉस जो उनको यादव से होता है, तो वहाँ उनका राजपूतों में ही फैट है। ये है, तो राजपूत बड़ा सेक्शन में नहीं है, लेकिन एक सेक्शन है जो, हाँ, तो इसलिए बार बार मैं कह रहा हूँ, जो पैसे का खेल भी है और जाति भी टूट रहा है। तो उसमें जो कहा जाता है, जो ठाकुरों में भी जो है, बाबू साहब लोग भी इनके साथ में हैं, लेकिन भूमिहार को तो नाखूस एनडीए ने कर ही दिया है पूरे बेल्ट मध्य बिहार में। और प्रशांत किशोर ब्राह्मण और भूमिहार, मैंने वो तो खुद ही ब्राह्मण है, ये चर्चा फैलाने की कोशिश हो रही है कि वो ब्राह्मण है, और भूमिहार भी इस नाते प्रशांत किशोर के साथ जुड़ रहा है। दरअसल आज भूमिहार है जो होल हम कास्ट की बात नहीं करेंगे, लेकिन भूमिहार एक इंटेलेक्चुअल कास्ट है, और वो देखता है जो उसे प्रश्रय कहाँ मिलता है। हाँ, यदि नहीं कोई देगा तो जाएगा, और इतना कैपेसिटी है उस जाति में, जो 4% यदि उसको कहते हैं तो 40% को प्रभावित कर देगा। इसलिए यदि उसको आप नहीं देंगे वेटेज, तो वो मानने वाला नहीं है। यादव में भी यदि जो बड़ा सेक्शन है वेटेज नहीं देगा तो आरजेडी में नहीं रह सकता है। तो सभी को अपना अपना हित लाभ का ख्याल है, इसलिए भूमिहार को यदि ये लोग नहीं यदि तरजीह देंगे तो प्रशांत किशोर के साथ जाएगा, बल्कि हो सकता है कहीं और तीसरे जगह निर्दलीय जीत के आ जाए। हाँ, इस तरह के उसमें कैपेसिटी भी है। तो चलिए चलते चलते आपका कमेंट जानेंगे कि अभी 1 बज रहे हैं और अच्छी वोटिंग इमामगंज में हो रही है, बेलागंज में भी अच्छी वोटिंग हुई है। शाम आते आते आपको लगता है कि ये 3 सीटें जो आरजेडी के पक्ष की थी उनको वो बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं, और इनकी 1 सीट थी, ये तो आगे बढ़ने की जद्दोजहद में है। लाभ किसको होता दिख रहा है? देखिए, ये टक्कर बिल्कुल बराबर की है। आप याद रखिए, ये परसेंट वोट हार जीत का फैसला बहुत कम का होगा, और दोनों दलों को, दोनों गठबंधन के नेताओं का सांस अटकी हुई है। ये कोई दावे से नहीं कर सकता है। एक ही मैं तरारी के बारे में कह सकता हूँ, तो तरारी में मालिक कंफर्टेबल है, चूँकि उसे हर बूथ पर अपना कैडर है, हर बूथ का रिपोर्ट उसे मिल रहा होगा। बाद बाकी दलों का जो हाल है उसमें सांसें अटकी हुई है सबों की, इसमें कुछ भी हो सकता है। तो चलिए, प्रत्याशियों के दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, उसके साथ
जो सत्ता के वो खिलाड़ी हैं, सत्ता के खिलाड़ी, उनकी भी मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। शाम तक क्या फैसला होगा जनता का, और जब ईवीएम खुलेगा तो उसमें किसके सर पर होगा ताज और किसको होना पड़ेगा मायूस, ये देखना दिलचस्प होगा। जुड़े रहिए लाइव बिहार के साथ। हर रोज एक वरिष्ठ पत्रकार के साथ दिन के 1 बजे हम खास मुलाकात करते ही हैं, तो आप इस तरह का कार्यक्रम देखने के लिए हर रोज देखते रहिए लाइव बिहार। नमस्कार।